तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक के डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। अरे बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोला जाता है। डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते किसको हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इस पर कई बार सुधार किया गया है और अभी भी यह पूरी तरह से सटीक नहीं है। सुनना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पोजीशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। लेफ्ट मोस्ट साइड में एस ब्लॉक के हैं, राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक है और बीच में रखा गया है वो डी ब्लॉक है। तो बीच में होने के कारण ट्रांजिशन भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जानते हो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डेफिनेशन बोला गया है कि वैसे एलिमेंट्स जिनमें किसी न्यूट्रल फॉर्म में, वैसे एलिमेंट्स जिनमें उनके न्यूट्रल फॉर्म में या किसी भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, if the element have partially filled d orbital in their neutral state or in any of their oxidation state, then these elements are named as ट्रांजिशन मेटल्स। उन एलिमेंटों को नाम दिया गया है क्या चीज? ट्रांजिशन मेटल्स नाम दिया गया है। ठीक है, उन एलिमेंटों को ट्रांजिशन मेटल्स नाम से पुकारा जाता है। ठीक, जानते हो बेटा, ये डेफिनेशन अभी तक के डेफिनेशनों में सबसे सही है, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन हो जाते हैं। कौन सा? तो जिंक 2b, सेकेंड बी फैमिली, जिंक फैमिली। अरे बेटा, जिंक फैमिली के जो मेंबर होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। अगर ये +2 स्टेट में जाए भी, जिंक अगर +2 स्टेट में जाए तो ये निकल जाता है, डी ऑर्बिटल अभी भी क्या रह जाता है? पूरा का पूरा भरा हुआ रह जाता है। Zn+2 का क्या हो जाएगा? Zn+2 का जो हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये 4s0 और ये 3d, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट से निकालना है, तो इस तरह का हो जाता है। तो इस डिफिनीशन में भी ये वाला जो फैमिली है वो एक एक्सेप्शन हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन हो चाहे जो भी हो, हम लोग अभी डिफिनीशन यही बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स अगर पूछा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो जो एस और पी ब्लॉक के बीच है और जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, या तो उनके किसी न्यूट्रल फॉर्म में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म में, और उसमें ये फैमिली जो है वो एक्सेप्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस फैमिली के पास न्यूट्रल फॉर्म में भी डी भरा का भरा रहता है और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट वाले फॉर्म में भी डी जो होता है वो पूरा का पूरा भरा रहता है। सुनो बेटा, जो डी सीरीज एलिमेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखोगे तो एक सीरीज होता है 3D, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 4D, एक होता है 5D, एक होता है 6D। 3D जो होता है वो स्कैंडियम से लेकर यहां जिंक तक होता है। स्कैंडियम से लेकर लिख ही देते हैं। थ्री के जो मेंबर होते हैं वो सर आप लोगों को याद है या न है, ये होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल और यहाँ पर कॉपर और जिंक, ये हो जाता है। जानते हो बेटा, 4D के जो मेंबर हो जाते हैं, ये फैमिली हो जाता है सक या ला अक। ठीक है, स्कैंडियम, यटरबियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टीजर हफ, टीजर हफ। जानते हो, यहाँ जो एलिमेंट था ना, जब हम लोग पढ़ते थे उस एलिमेंट का नाम पहले कुर्चाटोरियम हुआ करता था, अब उसका नाम रदरफोर्ड साहब के नाम पर रदरफोर्डियम हो गया है। तो ये टीजर हफ को भनब टा, यहाँ हानियम था, अब यहाँ पर डोबरेनियर साहब के नाम पर डोबनियम हो गया है, ये डोबनियम हो गया है। कर, मो,
वाह, यहाँ वाला एलिमेंट हमको याद भी नहीं है क्योंकि इसका बाद में खोज हुआ है और हम लोग उस समय याद किए नहीं थे। Sg है कुछ, मनटकरे, फेरूओस, को रह इर, नी पड़पट, फू और जिंक, कैडमियम और मरकरी। अरे ये सीरीज भी पूरा का पूरा भर चुका है नए वाले पीरियोडिक टेबल में, ये भी पूरा का पूरा भर चुका है। ये Sg, यहाँ BH, HSMT, DS और Rg और Cn, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर है। लेकिन जो भी है, हम जो चीज कहना चाहते हैं वो समझो। ट्रांजिशन मेटलों की संख्या कितनी? तो ट्रांजिशन मेटल में टोटल 10 कॉलम है और 4 सीरीज है और चारों पूरा का पूरा भरा हुआ है। अरे बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स की टोटल संख्या कितनी हो गई? 40। तो याद रखना, ट्रांजिशन मेटल्स का टोटल जो संख्या हो जाता है वो कितना हो जाता है? वो 40 हो जाता है। ठीक है, जानते हो ट्रांजिशन फैमिली में यह जो फैमिली है ना, इनको हम लोग बोलते हैं क्वाइनेज मेटल्स। ये जो फैमिली है 1b फैमिली, इनको हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं? क्वाइनेज मेटल्स। इसका खोज न बाद में हुआ है, ये तीनों तो बहुत शुरू से लोगों को पता है और ये टिकाऊ होने के कारण इनका यूज कभी न कभी क्वाइन बनाने में किया गया है। गोल्ड के क्वाइन, असरफी और पता न सिल्वर कॉपर का क्वाइन तो हाल फिलहाल तक था। तो क्वाइन बनाने में इसका यूज होने के कारण इनको क्वाइनेज एलिमेंट, ये फैमिली जो है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जिंक फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनको वोलाटाइल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं या वोलाटाइल मेटल्स भी बोल देते हैं। किस फैमिली को? जिंक फैमिली को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अरे बेटा चले हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है n-1d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक। कभी कभी ns में 0, कभी कभी 1 और कभी कभी 2। ये इतने एलिमेंट्स हुआ करते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ठीक है, अरे बेटा हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा चलते हैं क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चलते हैं इनके और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने के लिए। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है तो सबसे पहला बात जो हमको करना है कि ये जो 40 एलिमेंट्स हैं सभी के सभी मेटल्स हैं और उनमें मेटल वाले सारे के सारे गुण हैं। जैसे इन सभी में मेटेलिक लस्टर होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलेबिलिटी, डक्टाइल नेचर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ये सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी गुण इसमें मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक गुण हैं वो सभी के सभी होते हैं। ठीक है, अच्छा डेंसिटी ज्यादा होता है तो यह लोग FCC या HCP पैकिंग में होता है। कुछ मेटल ट्रांजिशन बॉडी सेंटर्ड भी पाए गए हैं, कुछ जो होते हैं वो बॉडी सेंटर। डेंसिटी ज्यादा होता है तो जिसमें सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा वही हुआ करेगा और सबसे ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन आप लोग जानते हो या तो HCP में होता है या FCC में होता है। तो वो दोनों फॉर्म भी पाया जाता है। कुछ मेटल जो होता है वो BCC में भी रहता है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग क्या चीज के बारे में, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहला चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि इनके साइज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जानते हो बेटा इनके अगर हम लोग साइज के बारे में चर्चा करें तो साइज के बारे में जो बात हमको कहना है वो सुनना। इनका जो साइज होता है वो इनका जो साइज हुआ करता है वह अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के तुलना में छोटा हुआ करता है।
इनका जो साइज होता है वह इसी पीरियड, अपने अपने पीरियड के अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल की तुलना में छोटा हुआ करता है। ठीक है, अगर हम लोग बाएं से दाएं चले, खासतौर पर 3D सीरीज में बाएं से दाएं चले, तो साइज का जो ट्रेंड है वह पहले घटता है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं चलें तो साइज का जो ट्रेंड है वो ये है कि पहले घटता है, फिर बीच में सेम रह जाता है और अंत जाते जाते फिर बढ़ने लगता है। जानते हो बेटा, अगर बाएं से दाएं चलें तो जो एटॉमिक रेडियस लिख रहे हैं वो पिकोमीटर में है। इसका जो होता है 144 पिकोमीटर होता है, टाइटेनियम का 132, 122 और क्रोमियम का 117, इसका भी 117, इसका भी 117, इसका भी 117, आयरन तक हो गया है 117, कोबाल्ट का 116, 115, कोबाल्ट का 116, 115 और यहां पर फिर 117 और जिंक का हो जाता है 125, जिंक का जो हो जाता है 125। यह जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये रेडियस, एटॉमिक रेडियस है उनके न्यूट्रल फॉर्म में, ये एटॉमिक रेडियस है उनके न्यूट्रल फॉर्म में और यूनिट उसका पिकोमीटर है। तो बाएं से दाएं जाने पर देखो साइज क्या होते गया है, पहले घटा है, फिर बीच में लगभग सेम रह गया है और अंत जाने पर क्या हो गया है, बढ़ने लगा। अरे बेटा, बात यह है कि सर साइज को ऐसे वेरी करने के पीछे कारण क्या है, साइज ने इस तरह का वेरिएशन क्यों दिखाया है, तो सुनते चलना। ट्रांजिशन मेटल में होता क्या है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन आउटर मोस्ट में नहीं, पेनल्टीमेट में होता है। अरे बेटा, बाहर में तो ये बाहरी ऑर्बिट में तो एक या दो इलेक्ट्रॉन है ही, इलेक्ट्रॉन का एडिशन प्रोटॉन के एडिशन के साथ कहां पर होता है, बाहर से एक अंदर, माने पेनल्टीमेट सेल में होता है। ये बात समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन का एडिशन कहां पर होता है, पेनल्टीमेट सेल में होता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो यहां पर शुरू में 21 ठो प्रोटॉन था और यहाँ 21 इलेक्ट्रॉन था, बाहर में 2 और ये डी में, यहाँ पर डी में 1 हुआ स्कैंडियम के केस में। लेकिन जैसे ही यहाँ 21 से 22 हुआ, टाइटेनियम के केस में ये क्या हो गया, D2। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कहता है कि सुन भाई न्यूक्लियस, हम जो है वो डी ऑर्बिटल में है। याद है ना कौन सा चीज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग लगाते हैं। इसने इसको कहा कि हम डी ऑर्बिटल में और हम तुम्हारे पावर को घेरने में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास नहीं करते हैं तो इस न्यूक्लियस ने अपना जोर लगाया, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ विड्रॉ कर लिया। नतीजतन शुरू में साइज क्या होते गया, छोटा होते गया। ठीक है बेटा, लेकिन जब हम मिडिल में आते हैं तब तक डी में 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होने लगा। इन द मिडिल डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने लगे, 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होने लगे। अरे बेटा 4 या 5, अब अगर आप मान लो यहाँ 24 था, अब अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ाते हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो हुआ क्या कि ये बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले पर रिपल्सन भी तो लगाएगा। यहां न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, उसका इनवर्ड पुलिंग बढ़ा, लेकिन यहां भी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इनमें क्या होने लगा, रिपल्सन भी होने लगा। तो बीच के रेंज में वो दोनों फैक्टर, प्रोटॉन बढ़ने के कारण उसका अंदर के तरफ पुलिंग, और यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इनका बाहर के तरफ रिपल्सन, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को काउंटर करने का काम करता है। इसलिए बीच वाले रेंज में बहुत दूर तक साइज क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम रहने लगता है। और अंत में जब यहां पर एक बार इलेक्ट्रॉन काफी हो गया, जब यहां पर 9 या 10 इलेक्ट्रॉन होने लगे, तो फिर रिपल्सन वाला फैक्टर ही थोड़ा बहुत अपना असर ज्यादा कर लेता है और अंतिम में जाते जाते साइज थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। अंतिम जाते जाते साइज थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये तो साइज का वेरिएशन अभी हम समझा रहे थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
लेफ्ट टू राइट साइज का वेरिएशन कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। अरे बेटा अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर साइज का वेरिएशन कैसे होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहले ऊपर से नीचे वेरिएशन में स्कैंडियम फैमिली को छोड़कर बात करना। जो हम आगे नियम बोलने जा रहे हैं वो बाकी के लिए है, स्कैंडियम के लिए नहीं है। जानते हो बेटा, स्कैंडियम फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर साइज लगातार बढ़ते जाता है। इसका 144 पिकोमीटर था, इसका 162 पिकोमीटर होता है, और लैंथनम का 168 पिकोमीटर होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होते गया, लगातार बढ़ते गया। जानते हो बेटा बाकी में क्या होता है, बाकी में होता यह है कि जब हम लोग 3D से 4D में आते हैं तो साइज बढ़ता है। जब हम लोग 3D से 4D में आते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम लोग 4D से 5D में कंपेयर करते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम का देखो, जिरकोनियम का एटॉमिक रेडियस होता है 145 और हाफनियम का होता है 144। ये लगभग सेम नहीं हो गया है, देखो तो वो 145 और ये 144। उसी तरह से वेनेडियम में अगर देखें तो नियोबियम का होता है 134 और इसका भी होता है 134, इसका भी हो जाता है उसी तरह से। किसमें, उसी तरह से क्रोमियम फैमिली में देखें तो मॉलिब्डेनम का हो जाता है, मॉलिब्डेनम का हो जाता है 130 और टंगस्टन का भी हो जाता है कितना, 130 पिकोमीटर हो जाता है। तो हमने जो बात बोला था वो बात ध्यान दिए थे। जैसे ही हम लोग 3D से 4D में कंपैरिजन करेंगे तो साइज बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही हम लोग 4D से 5D में आने लगते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। सर ये ऑर्बिट तो बढ़ रहा है ना, उससे तो एक ज्यादा ऑर्बिट है यहाँ ना, फिर साइज सेम क्यों रह गया? तो बेटा साइज सेम रहने के पीछे कारण है पुअर स्क्रीनिंग प्रोड्यूस्ड बाय f इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ एटॉमिक नंबर में बहुत अंतर है। लैंथनम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, लैंथनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 है और हाफनियम का 72 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना बोला मैंने, 57, और उसका कितना होता है 72। बीच में यह 14 एलिमेंट लेंथेनाइड है और वो लेंथेनाइड उठाकर नीचे रखा गया। बीच में 14 एलिमेंट कौन है, लेंथेनाइड, जिसको एक्सपेंशन करके नीचे दिखाया गया है। माने यहाँ हाफनियम से क्या चीज शुरू हो जाता है, 14 इलेक्ट्रॉन मौजूद रह जाता है कहां पर, f ऑर्बिटल में। अगर 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में मौजूद हो और वो स्क्रीनिंग न लगाए तो ये न्यूक्लियस बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खूब ज्यादा नहीं इनवर्ट पुलिंग लगा लेगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम फैमिली में इस तरह का वेरिएशन क्यों नहीं है, स्कैंडियम फैमिली में क्यों ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ते चला गया है, तो कारण बता सकते हैं, क्योंकि स्कैंडियम फैमिली में f वाला कोई फैक्टर नहीं है। तो ये नॉर्मल p ब्लॉक या s ब्लॉक के तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये टाइटेनियम या इसके बाद के जो फैमिली होते हैं, इसमें जब हम लोग 3D से 4D में आते हैं तो साइज क्या होते चला जाता है, साइज बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 4D से 5D में आते हैं साइज क्या होते जाता है, साइज ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। ठीक है। अरे बेटा अगर हम लोग बात करें आयनिक रेडियस के बारे में, अगर हम लोग बात करें क्या चीज के बारे में, आयनिक रेडियस में ये बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब ये किसको विड्रॉ, ये अगर ये इसको लिए ना यहां बीच में स्क्रीनिंग लगाता है, ये अगर हटा भी दिए, अब ये अगर खराब स्क्रीनिंग भी लगा रहा है तो ये किसको विड्रॉ करके साइज छोटा करेगा, ये तो हट गया है। तो याद रखना अगर आयनिक रेडियस हम लोग बात करें तो आयनिक रेडियस जो होगा वो उसमें ऑर्बिट की संख्या तो इतनी की इतनी ही रह जाती है, और जैसे जैसे ये प्रोटॉन बढ़ेगा वैसे वैसे इसको क्या करते जाएगा, अंदर के तरफ इनवर्ट पुलिंग लगाते जाएगा।
माने जैसे हम लोग आयनिक रेडियस का बात करें तो स्कैंडियम +2 से जिंक +2 अगर चले तो एटॉमिक रेडियस लगातार घटते चला जाता है। एटॉमिक रेडियस लगातार क्या होते चला जाता है? घटते चला जाता है। ये बात समझ में आ गया? आयनिक रेडियस में ये बीच में सेम या अंत में बड़ा होने वाला वेरिएशन नहीं है। आयनिक रेडियस जो है वो लगातार क्या होते चला जाता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनिक रेडियस लगातार बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये साइज के बारे में, साइज के बारे में जितना चीज बताया बात समझ में आ गया था। आगे बढ़े यहां से। अरे बेटा, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर बात करें तो हम लोग चलते हैं आगे चर्चा करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। जानते हो, अगर हम लोग जिंक फैमिली को छोड़ दें, जिंक फैमिली, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक फैमिली को छोड़ दें तो इस फैमिली के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हुआ करता है। 900 डिग्री सी से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सबका होता है। जिंक फैमिली को छोड़ दें अगर तो 900 डिग्री सी से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सबका होता है। याद रखना, ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? और ये होता है 3410। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 3410 होता है डिग्री सी। ये मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? टंगस्टन। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने जो देखा था वो ये कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जिंक फैमिली को छोड़कर सभी का 900 डिग्री सी से ज्यादा ही होता है। पूरे फैमिली में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट दिखाया जाता है किनके द्वारा? तो वो टंगस्टन के द्वारा। जानते हो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में एक वेरिएशन जो है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं के तरफ बढ़ते हैं अप टू मिडिल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाता है। अप टू मिडिल ये मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करते जाता है। और जैसे जैसे फिर मिडिल से हम लोग राइट साइड मूव करते जाते हैं यह मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो घटते जाता है। अरे बेटा, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू सबसे ज्यादा शो किया जाता है क्रोमियम फैमिली के द्वारा। और मेल्टिंग पॉइंट के तरह ही बॉइलिंग पॉइंट का भी वेरिएशन है। बॉइलिंग पॉइंट का भी वेरिएशन कुछ इसी तरह का है। बॉइलिंग पॉइंट भी जो होता है वो मिडिल में आकर सबसे ज्यादा हो जाता है और फिर बाद में वो भी घटते चला जाता है। ठीक है, याद रखना, जिंक फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो काफी कम होता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 419.5 और बॉइलिंग पॉइंट 906 डिग्री होता है। जिंक का, इस जिंक के बारे में मैंने क्या बोला कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो बोला हमने वो 906 होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो हमने बोला था वो 419.5 होता है। 419.5 होता है। ठीक है, ये था मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 3D सीरीज में। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, अरे बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन है वो भी कैसा है वो भी सुन ले। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वह बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है 3D सीरीज में। अरे बेटा, 3D सीरीज में बढ़ते जाता है, 4D में भी 5D में भी, ये अपने अपने सीरीज में सब में है। आयोनाइजेशन एनर्जी बाएं से दाएं जाने पर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। काहे बढ़ेगा? अरे बेटा, इधर से इधर जाने पर साइज या तो सेम है या छोटा हो रहा है। खाली जिंक वाले को छोड़ दे तो बाकी में साइज या तो सेम है या तो छोटा हो रहा है। ठीक है, मान लो सेम भी है, लेकिन यहां आते आते न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन क्या हो गया है, तो जितना जोर से इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए होगा उससे ज्यादा मजबूती से इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर रहा होगा। साइज आपका सेम है, लेकिन न्यूक्लियस में अगली बार प्रोटॉन क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाएगा? बढ़ते नहीं चला जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा? वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करें, अगर हम लोग 3D से 4D और 4D से 5D में आते जाए,
अरे बेटा जानते हो, अगर ध्यान से सुनना, अगर हम लोग 3D से 4D में आते हैं, अगर हम लोग 3D से, ध्यान से सुनना, 3D से 4D में आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है। कई बार बढ़ भी जाता है और कई बार घट भी जाता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है और कभी कभी घट भी जाता है। लेकिन अगर हम लोग 4D से 5D में मूव करें, ध्यान से सुनना, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग 4D से 5D में मूव करें तो पक्का है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, बढ़ा हुआ ही होता है। 5D वालों का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है 4D से 5D में मूव करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ा हुआ देखा गया है। जैसे एक फैमिली, टाइटेनियम फैमिली ले लें, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 656, 656। जिरकोनियम का हो जाता है 674 और हाफनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो जाता है वो 760। देख तो ये इन दोनों में कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन इससे ये ज्यादा नहीं हो गया है। उसी तरह से अगर हम लोग मैग्नीज फैमिली में चले तो मैग्नीज फैमिली में चले तो ये हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 717। मैग्नीज का आयोनाइजेशन एनर्जी जो हो जाता है वो 717 किलो जूल पर मोल में है सारा डाटा। 717, 703, 717, इसका 703, इसका 749, इसका हो जाता है कितना, 749, और वो भी किलो जूल पर मोल में 759, इनफैक्ट 759 हो जाता है और वह भी किलो जूल पर मोल में। तो ध्यान दो ना, 3D से 4D में कई बार घट गया है, कई बार क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसीलिए हमने कहा कि 3D से 4D में कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग 4D से 5D में जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि 3D से 4D में आने पे ऑर्बिट तो बढ़ा है, ऑर्बिट बढ़ा है, लेकिन साथ में क्या बढ़ गया है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है। तो कई बार, और वो डी का फिर पुअर स्क्रीनिंग का भी मामला है, तो कई बार रेगुलर नहीं रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 4D से 5D में आते हैं तो 5D में तो फिर वो ट्रांजिशन F वाले इलेक्ट्रॉन्स वाला फैक्टर आ जाता है, और F में 14 इलेक्ट्रॉन अगर स्क्रीनिंग दिखाने लगे तो फिर न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ क्या होते जाता है। आपको याद है ना, यहां से यहां आने पे साइज लगभग सेम रहता है, साइज लगभग क्या रह जाता है, सेम। अरे बेटा साइज सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर उसका कहां, इसका कहां, बहुत ज्यादा का। जैसे ये जिरकोनियम का 40 होता है और ये 72 है, 32 प्रोटॉन ज्यादा है और साइज ऑलमोस्ट सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 3D से 4D में, 4D से 5D में साइज सेम रहता है, लेकिन 5D का एटॉमिक नंबर ज्यादा होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ना ही था। अरे बेटा एक बात और जानते हो, स्कैंडियम फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। स्कैंडियम फैमिली में ऊपर से नीचे आने पर नॉर्मल ट्रेंड जैसे पी ब्लॉक में होना चाहिए था, क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना, क्योंकि इसमें तो F वाला कोई फैक्टर नहीं ना है। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगातार जो घटना चाहिए था वो घटता ही रहता है। स्कैंडियम का 631, 616, इसका 631, इसका 616 किलोजूल पर मोल में, और लेंथनम का हो जाता है 541, लेंथनम का हो जाता है कितना, 541। तो देखो ना, आयोनाइजेशन एनर्जी इस फैमिली में लगातार ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होते जा रहा है वो लगातार घटते ही जा रहा है। तो ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या चीज के बारे में, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अरे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी से हम लोग आगे चलते हैं, और जो अगला चर्चा हम करने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज के बारे में, तो वो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। जो अगला चर्चा हम करने जा रहे हैं वो क्या चीज के बारे में होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। जानते हैं पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स का। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना एक खास गुण होता है जो ट्रांजिशन मेटल्स में देखा गया है। अगर हम लोग 3D के ट्रांजिशन मेटल्स को लिखें तो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम और कौन सा, मैग्नीज, 25, 26 फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और ये जिंक हो गया। ठीक, अरे बेटा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला खाली बोलना है, तो ये 4s2 3d1, ये हो जाता है 4s2 3d2, बोल हाँ, ये 4s2 3d3, इनका लास्ट वाला 4s1 3d5, इसका 4s2 3d5, इसका हो जाएगा 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10, 4s2 3d10। ना अब सुनो, अगर ये आयन बनाने लगे, अगर ये क्या बनाने लगे, आयन बनाने लगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अरे बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वही निकलेगा। तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, s वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये +2 स्टेट दिखाएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको भी निकाल दे तो फिर +3 भी दिखाएगा। नहीं, ये कौन कौन सा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले वो दोनों निकाल दे तो +2, ये इसमें से एक निकाले तो +3 और दूसरा भी निकाल दे तो +4। अगर हम लोग बात करें वेनेडियम कौन कौन सा दिखा सकता है थ्योरेटिकली, तो +2, +3, +4 और +5। अरे बेटा क्रोमियम अगर हम लोग बात करें तो +1 से इसका कहानी शुरू होगा, क्योंकि बाहर में बाहरी ऑर्बिट में एक ही है, तो +1, +2, +3, +4 और +5 अब +6 तक ये जाएगा। क्रोमियम K2Cr2O7 में कितना होता है, 6 ही ना होता है, तो +6 तक जाता है ये +1 से शुरू होकर। अगर हम बात करें मैग्नीज में, तो मैग्नीज में कौन कौन सा हो सकता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक, K1O4 +7। अरे बेटा अगर हम बात करें आयरन में, तो आयरन कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, बोल, ये दिखा सकता है +2, +3, +4, +5 और कौन सा +5 और +6। वो 2 इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, पेयर्ड हो गया है, वो नहीं निकलेगा जल्दी, वो जो पेयर वाला हो गया है वो नहीं निकलेगा, जो अनपेयर्ड है खाली उसी को निकाल, तो उसी को निकालने तो 4 ठो अनपेयर्ड उसमें से, तो जिसके कारण 1, 2, 3, 4 और 2 ठो वो, बात समझ में आ गया। अरे बेटा इस तरह से अगर हम बोले कोबाल्ट में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है, तो बोल सकते हो इन दोनों के कारण +2, +3, +4, +5 होगा। इसमें 2 पेयर हो गया ना, कोबाल्ट में क्या हो गया है, कोबाल्ट में 2 पेयर हो गया है, ठीक है, 4 हो गए ऐसे, और D7 है तो 1, 2, 3, ये यही है ना, तो 2 निकालने के बाद 2 वो निकाल लिए, और इसके कारण 3, इसके कारण 4 और इसके कारण 5, तो कोबाल्ट में +5 तक होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये +5 इसका एक भी नहीं होता है, ये याद रखना है, इसमें +5 स्टेट नहीं देखा गया है। ठीक है, क्यों नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आओ निकल में चलिए, तो निकल में कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है, +2, +3, +4। अरे बेटा कॉपर में +1, ठीक है, लेकिन ये +2 भी दिखाता है, ये भी एक्सेप्शन है, ये भी +2 भी दिखा लेता है, ये भी एक एक्सेप्शनल चीज है, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक यहां पर और एक वहां, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा, जिंक फैमिली में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट संभव है, वो कौन सा, +2, तो किसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम ये जो सामने जितना चीज लिखा हुआ है उसको देखकर एक बात हम बोले आपसे, जितना चीज सामने लिखा हुआ है उसको देखकर एक चीज हम समझाना शुरू करें। कौन सा चीज समझाना शुरू करें, कि टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट,
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का जो टेंडेंसी है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। मिडिल में एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पसंद करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग फिर मिडिल से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं, टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते जाता है, घटते जाता है। टेंडेंसी टू शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते जाता है, घटते जाता है। माने सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का जो टेंडेंसी होता है वो किनका होता है, बीच वाले रेंज में जो फैमिली है उनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने का। K2Cr2 या K-MnO4 यही लोग ना बड़ा बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया करता है, तो ये ध्यान देना। तो ये हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज किसका, तो डी ब्लॉक के। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज का चर्चा हम लोग करते हैं अगले लेक्चर में।